हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रीलिम्स की तैयारी करें। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों जीएस वन कि जीएस वन की तैयारी हम कैसे बहुत अच्छे स्तर पर कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छे का मतलब है कि आपका प्रीलिम्स निकल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो निकल जाएगा अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ज़रूर मेहनत तो है। हाँ, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन इस मेहनत का राइट डायरेक्शन मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए आपको जान लेना चाहिए कि जो प्रीलिम्स होता है उसमें आपका सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन है। ठीक है, कंपटीशन सबसे ज़्यादा जो कहीं है ना यूपीएससी में, वो हमारा यही है। यही है का क्या मतलब है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बैठते हैं। ठीक है, वहाँ से सिलेक्शन रेशियो जो है बहुत कम है, यानी कि चयन का जो अनुपात है वो बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन यहीं पर है। अब इन प्रतियोगिता में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा राइट अप्रोच के साथ। ठीक है, अब ये सही दिशा क्या हो, ठीक है, सही तरीका क्या है, ये आपको जान लेना चाहिए। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको कुछ वार्निंग दे दूं कि आपको जो नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला जो अधिकतर बच्चे कर देते हैं ये गलतियां, टेलीग्राम ग्रुप्स में पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है। पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं, इसका रीजन है मैं आपको बताऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक ही सोर्स को अलग अलग जगह से ना पढ़े, अलग अलग जगह से ना पढ़े। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, ज्यादा स्टोर करने के चक्कर में ना पड़े, के चक्कर में ना पड़े। चौथा, यदि आपको लगता है यदि आपको लगता है कि मैं 5-7 सोर्स से 5-7 अलग अलग जगह से कंटेंट निकाल कर एक जगह रखकर सही से पढ़ूंगा, निकाल कर एक जगह रख सही से पढ़ूंगा, तो वो आपको नहीं करना है। एक जगह रख सही से पढ़ूंगा, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपको। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन क्या है दोस्तों। देखिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही ना करें। ठीक है, जैसे बुद्धा ने कहा था, बुद्ध ने, कि मध्य में रहो, वैसे ही मध्य में रहने की कोशिश करें। क्योंकि सिविल सर्विस में आपको क्या करता है, एटलीस्ट मध्य में। मध्य का मतलब क्या है, अगर आपको कभी भी कोई फैसला लेना होगा तो दो कंडीशन आपको, अगर केस स्टडी तो आप पढ़ते ही है जीएस 4 में, तो अगर आपको कोई कंडीशन दे रहा है जहां पर आप यहाँ पर हैं और दोनों जगह क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है, इस तरह से सिचुएशन है कि आप दोनों परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकते, वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप मध्य का रास्ता अपनाएंगे, मध्य का रास्ता। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो टेलीग्राम चैनल का मतलब ये है, अगर आपको अगर आपको कोई विषय को पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार, तो किसी रिलाइड सोर्स पर, यानी कि जो काफी अच्छा सोर्स है, जैसे मान लीजिए विजन अच्छा माना जाता है, विजन का सोर्स, वैसे ही दृष्टि माना जाता है। ठीक है, अन अकेडमी के कुछ वीडियोस अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे सोर्स आपके लिए अच्छे हैं, रिलायबल हैं। अब आप हर एक जगह नहीं जाएंगे, भटकेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर टेलीग्राम में आपको अलग अलग जगह ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, आप इतना कर लेंगे, सब कुछ बोलेगा। ठीक है, लेकिन आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो आप पहला बात ये जान लीजिए कि आपको टेलीग्राम के चक्कर में नहीं पड़ना। और ज्यादा पीडीएफ क्या होता है ना, हम लोगों के माइंड में एक होता है कि पीडीएफ इकट्ठा कर लें और पता नहीं हम एक साथ इकट्ठा करके इतना हवाबाजी करेंगे बाद में कि सारा क्लियर कर जाएंगे। ये 100 मार्क्स क्या, हमें तो 200 में से 250 नंबर ले आते हैं हम। तो ये जो आप सोच रहे हैं ना, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी होने वाला है नहीं। अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो मनुष्य का एक
प्रकृति होती है, एक विचारधारा होती है कि उसकी इकट्ठे करने की सीमाएं कभी भी खत्म नहीं होती है, यानी कि वो हमेशा चाहेगा स्टोर करना। तो आप एक पीडीएफ कर रहे हैं, बाद में और पीडीएफ करेंगे, इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पीडीएफ आपको कहीं नहीं ले जाएगा। ठीक है, ऐसा होता तो मान लीजिए सारे टॉपर्स पीडीएफ पढ़ के सिलेक्शन हो गया रहता उनका, है ना। तो आप ये कभी सोचिए कि पीडीएफ से अगर सिलेक्शन हो गया रहता तो क्या सारे टॉपर्स का पीडीएफ से सिलेक्शन नहीं होता, फिर वो टेलीग्राम पे भर दिन लगे होते, सिलेक्शन हो गया होता। क्या होता है ना, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ये सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में। कोचिंग से भी ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो सेल्फ स्टडी, आप इसको गांठ बांध लीजिए, क्योंकि टॉपर्स भी अगर कर रहे हैं ना तो वो भी सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं इसी से, और वो मल्टीपल रिवीजन करते हैं इसका, इसीलिए वो टॉपर्स है या कोई भी मार्क्स लाते हैं। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ ये आप समझ के चलिए कि 100% सही बता रहे हैं। इसमें आपको क्या क्या करना है, तो देखिए प्रीलिम्स में आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्रीलिम्स कितने नंबर का होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं 100 क्वेश्चन आता है और 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जो हमारा कट ऑफ रेंज है वो 100 से 110 115 के बीच में वेरी करता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। कट ऑफ इतने बीच में रहता है। आपको कितना सही करना है, 50 से 55 क्वेश्चन के बीच में आपको सही करना है। तो आप ये भी बात जान लीजिए कि 40 से 45 क्वेश्चन टॉपर्स को भी आते हैं, उससे ज़्यादा उन्हें भी नहीं आते। तो अगर आप हवाबाजी ये सोचकर कर रहे हैं कि मैं अगर इतना सारा स्टोर कर लूँ पीडीएफ और 40-45 क्या, मैं तो 100 में से 90-95 क्वेश्चन मैं वहीं पीडीएफ से ला दूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि 40-45 क्वेश्चन ही जब टॉपर सॉल्व कर पा रहे हैं तो हमारी औकात क्या है। ये आपको बात खराब लग सकती है, बट ये चीज जानिए कि अगर पीडीएफ से सिलेक्शन नहीं होना है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और आप ये भी जान लीजिए कि 40-45 से क्वेश्चन आपको कभी भी ज्यादा आएंगे नहीं। और अगर आपको ये चीज से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका दो ही कारण है, या तो वो पेपर बहुत ईजी है, या तो वो पेपर बहुत ईजी है, या आप बहुत ओवर स्मार्ट या कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है। या बहुत जिसको बोलते हैं कि अवतार ले लिया है जन्म आपने, अवतार ले लिए कि आपको 60 में 60-70 क्वेश्चन सही आ रहे हैं, बिल्कुल 75 क्वेश्चन सही आ रहे हैं। ये रेयर हो सकता है, रेयर रेयर मतलब जो बहुत समय से तैयारी कर रहा है, तो उनके केस में ऐसा हो सकता है कि उनको 50 55 60 क्वेश्चन तक आ रहे हो। लेकिन हर एक के क्वेश्चन उसमें नहीं होता है ऐसा, हर एक के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं होगा। तो आपको याद रखना है 40 से 45 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। सही का मतलब है कि ये हमें आने चाहिए अच्छे से, ये आप एक माइंडसेट बना लीजिए, अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको इतना नहीं आ रहा है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। ये बात आपको पहला बात याद रखना है कि अगर 40-45 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे पोजीशन पे, बहुत अच्छे पोजीशन पे। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको उन क्वेश्चंस को क्या करना है, अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। हम सब पे चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूँ आपको क्या पढ़ना है प्री के लिए और कैसे पढ़ना है। तो देखिए प्रीलिम्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले कि 6 महीने में कैसे तैयारी करना है। तो प्रीलिम्स में अगर आपको इसको सॉल्व करना है, क्रैक करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए, लिमिटेड सोर्स। लिमिटेड सोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा भागना नहीं है, अलग अलग जगह भागना नहीं है। आपका मन कर सकता है कि यहाँ से पढ़ेंगे तो हो सकता है मार्क्स ज्यादा आ जाए, और हो भी जाए, हो सकता है 1-2 नंबर ज्यादा आ जाए, बट उससे क्या फायदा, आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया और आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, ये भी तो आपको देखना है। आपको क्या मिल रहा है उससे, ये भी तो देखना है, कितना टाइम लगाकर क्या चीज हासिल हो रहा है, ये भी तो आपको चेक करना है। तो सबसे पहला लिमिटेड सोर्स रखना है। और उसके लिए लिमिटेड सोर्स क्या है वो मैं आपको बता दूं कि आपको और कहीं भागना ना पड़े। तो लिमिटेड सोर्स में आपको याद रखना है, इतिहास में, हिस्ट्री में आपको, आप जानते हैं कि 3 तरह के हिस्ट्री हमारे बट गए हैं। जैसे हमारा मध्यकालीन हो गया, मध्यकालीन, एक प्राचीन इतिहास है, और एक हमारा है आधुनिक आधुनिक इतिहास। ये 3 है, ठीक है। जिसमें आप जानते हैं कि इन दोनों से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसके बाद एक सेक्शन इतिहास से ही हटके आर्ट एंड कल्चर दिख रहा है। इस आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं आते, तो इसको हम मिडिल में मान सकते हैं। क्वेश्चन आते भी हैं 2 4 5 इस तरह से आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। उसके बाद इतिहास के लिए क्या पढ़े, यानी कि प्राचीन इतिहास के लिए क्या पढ़े, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आप लिख सकते हैं अगर आप स्टार्टर हैं, प्राचीन इतिहास के लिए क्या पढ़े। और इस अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो इससे आपको कहीं बाहर नहीं पढ़ना है। आप याद रखिए ल्यूसेंट पढ़िए, केवल केवल और केवल ल्यूसेंट, ओनली मैं लगा रहा हूँ यहाँ देखिए, ये ओनली क्रिटिकल स्टेटमेंट होता है। अगर आपने सॉल्व किया हो क्वेश्चन यूपीएससी के तो उसमें ओनली लिखा होता है कहीं, ठीक है। ओनली का मतलब हम बोलते हैं वो कभी नहीं हो सकता, 99% गलत है, लेकिन यहाँ 99% ये सही है। ओनली ल्यूसेंट करना है और कुछ नहीं करना है।
मध्यकालीन में क्या करना है आपको, मध्यकालीन में ओनली लिसेंट करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ भी मैं ओनली लगा रहा हूँ दोस्तों, देखो ओनली, यहाँ भी ओनली लगाया, केवल और केवल लिसेंट करना है। आप बोलेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आए कि नहीं आए ये पता कैसे लगाएं, तो सबसे बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए। इससे पहले आपको इसका 4 से 5 रिवीजन कर लेना है, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो आप समझिए राइट ट्रैक पर है, अगर नहीं हो रहा है तो मास्टर ने हवाबाजी की है, ये समझ लीजिए। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 75 to 80% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 20% या 15% ये नहीं मिलेंगे। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सोर्स कहीं भी नहीं मिलते, जल्दी नहीं मिलते हैं। इसके लिए आप कितने सोर्स निकालेंगे, वो किसी को नहीं आते। वो अगर मान लीजिए जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है, इतिहास ऑप्शनल है, उसको भी हो सकता है कि इसमें से 85-90% आए, उनको भी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, बात समझ आ रहा है। तो आपको 75-80% पे ही टारगेट करना है कि कट ऑफ कितना आता है, 50 से 55%। आप ला कहाँ रहे हैं, 75-80% काम कर लिया, बस हो गया, इसका तो काम हो गया हमारा। तो इन दोनों का काम बन गया, मध्यकालीन और प्राचीन में। आधुनिक में क्या करना है आपको, आधुनिक इतिहास में आपको केवल और केवल, यहाँ भी मैं लगा रहा हूँ ओनली, केवल और केवल स्पेक्ट्रम। कई लोग बोलते हैं बिपिन चंद्रा पढ़ें, लेकिन मेरा सजेशन है कि बिपिन चंद्रा ना पढ़ें। क्यों, क्योंकि बिपिन चंद्रा थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, छोटी सी बुक है, कॉम्प्रिहेंसिव है वो मेंस के लिए जरूरी है। मेंस में अगर नहीं भी पढ़ेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन ये पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए कई लोग क्या बोलते हैं कि आपको स्पेक्ट्रम पढ़ लिया या तो बिपिन चंद्रा, लेकिन आप जानिए कि स्पेक्ट्रम में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो आपको वहां नहीं मिलेगा। और फैक्ट्स जो है ये कंसाइज वे में है, बिल्कुल आराम से इसको छोटा करके सारांश के रूप में लिख रखा है। ये आपको केवल और केवल स्पेक्ट्रम में मिलना है। और यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, ये आपको याद रखना है, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो केवल और केवल स्पेक्ट्रम करना है आपको, और कहीं नहीं भागना है। इसके कितने रिवीजन करें तो बात है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कम 4 से 5 रिवीजन, 4 से 5 रिवीजन चाहिए। तो 800 पेज है, अब आप सोचोगे 800 पेज 4 से 5 रिवीजन, इसका मतलब है कि 4000 पेज हमने पढ़ा, और केवल इतना अगर इसमें पढ़े तो कितना टाइम लग जाएगा। तो ये आप समझिए इसको कि इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 800 पेज पढ़ रहे हैं ना पहली बार में, तो आप इसको रिफाइन करना सीखिए, रिफाइन प्योर करना सीखिए, इसको शॉर्ट करना सीखिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, कई लोग बोलेंगे शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, तो देखिए वो बकवास वाली बातें हैं। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर टाइम में आप 800 पेज की पेपर बुक लेकर थोड़ी ना बैठेंगे कि वो 800 पेज की बुक पढ़ लें। GS1 में ही आप सोचिए, GS1 में ही आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आ रहा है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर आ रहा है, ये सारे जो सिलेबस है हमारे, समाज सोसाइटी आता है। तो ये सारी चीजें जो आ रही है कैसे करेंगे, इसको किस तरह से करेंगे, खुद ही सोच रहे हैं। इतना सारे 4 सिलेबस 4 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है ना, डिफाइन करना जरूरी है। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है बनाना। कैसे बनाना है ये आप पहले अटेम्प्ट में ना बनाएं कृपया करके। पहले बार पढ़ रहे हैं तो ना बनाएं, दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो भी ना बढ़ाएं। दूसरी बार अगर पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करें, यानी कि आप सोच सकें 25% आप उसको शॉर्ट कर दें, यानी कि हाईलाइट कर ले उसको बुक पर ही, ठीक है। तीसरी बार बना रहे हैं तो 50% शॉर्ट करिए उसको, कम से कम 50%। चौथी बार बना रहे हैं तो 25% इसको और शॉर्ट कीजिए, यानी कि आखिरी में आपके पास 25% मटेरियल होना चाहिए रिवीजन के लिए, ठीक है। ये नोट्स कहलाते हैं। और इसका अगर शॉर्ट नोट्स बनाना है तो इसका 50% कर दीजिए शॉर्ट नोट्स, यानी कि 10 से 12% आपका टोटल रह जाना चाहिए, केवल और केवल फैक्ट्स रहेंगे, फैक्ट्स जो कि प्रीलिम्स में काम आएंगे, आपका प्रीलिम्स में काम आएंगे, ठीक है। ये जो नोट्स है आपका, ये आपका मेंस में काम आ जाएगा, और ये जो नोट्स है आपका 10 से 12% ये आपका प्रीलिम्स में काम आ जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ आ गया हो कि नोट्स कैसे बनाना है। ये चीजें आपको याद रखना है कि 2 नोट्स बनेंगे आपके, एक तो नोट्स बनेगा, उसी में आपको रिफाइन करके छोटा करके शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स टाइम लगेगा, लेकिन टाइम एक बार लगाना जरूरी है। अगर आप बार बार सोच रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, तो कहीं कभी नहीं निकलेगा एग्जाम, बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना। तो इस केस में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री के केस में। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी में भी करना है, ठीक है। ज्योग्राफी में भी ऐसे ही करना है। ज्योग्राफी में 11th की आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी इसका कम से कम 4 से 5 रिवीजन चाहिए आपको, ठीक है। 4 से 5 कैसे, इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसी के तो रिवीजन है। ये 4-5 का मतलब पूरा बुक 4-5 बार नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको,
शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसके बाद 4-5 बार रिवीजन। इसमें आप दूसरी या तीसरी बार में इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इसमें आप नोट्स बना सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर वहाँ बातें रहती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी है तो सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलेगा चीज़ें। लेकिन यहाँ पर 11th एनसीईआरटी में थोड़ा सा क्रिटिकल कर रखा है लैंग्वेज को, थोड़ा सा क्रिटिकल लैंग्वेज है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा भाषा क्या है, थोड़ा सा भाषा टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब जटिल भाषा का यूज़ किया है इन्होंने, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके बाद इसी में आपको मैप पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ऊपर वाले में भी लगाना है, हिस्ट्री में, ठीक है। इतना कर लीजिए, काफ़ी है। उसके बाद आप कैसे करेंगे, उसके बाद एक किसी कोचिंग का, ये केवल ज्योग्राफी के लिए बता रहा हूँ, एक किसी कोचिंग का या तो नोट्स या तो उसके वीडियो लेक्चर। अब बोलोगे आप कि इसके लिए तो आपको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आंसर है नहीं, ये आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोस हैं, वहाँ से आप ज्योग्राफी का किसी का, चाहे आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम से, किसी के नोट्स वहाँ से पकड़ लीजिए ज्योग्राफी के, यानी कि वहाँ से आप देख लीजिए उनके वीडियो के और उसके नोट्स बना लीजिए। तो ये आपका हो गया ज्योग्राफी का, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं हमारे पॉलिटी, ठीक है, राज्य व्यवस्था। इसमें आपको केवल और केवल लक्ष्मीकांत पढ़ना है। यहाँ भी मैं लगा रहा हूँ ओनली, केवल और केवल लक्ष्मीकांत, ठीक है। यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना, इसी को मल्टीपल रिवीजन, कम से कम 6 से 8 बार रिवीजन इसका चाहिए। ये जो 6 से 8 बार, फिर से वही बात, शॉर्ट नोट्स के 6 से 8 बार रिवीजन है, शॉर्ट नोट्स के। टाइम लगेगा, देखिए आप ये सोच रहे हैं ना एक दिन में कर लूँ तैयारी, ऐसा कभी नहीं होने वाला यूपीएससी के केस में। यूपीएससी 1 साल मिनिमम लगता ही है, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है, ठीक है, पॉलिटी के केस में। उसके बाद आपका हो गया हमारा पॉलिटी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। इसमें देखिए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं इसमें, और ज्योग्राफी में खास करके कंसेप्ट बेस्ड, तो ये आपको तैयार रहना है। इसके लिए आपको इससे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेना है। इसके लिए आप मेरे हिसाब से वीडियो पॉलिटी के लिए कभी भी कोई भी वीडियो ना देखे ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटी जो होता है ना ओवरऑल आसान होता है थोड़ा सा, ये सबको ही आसान लगता है वैसे थोड़ा सा तो इसके लिए आप अगर वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, उसके टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो उसके बेहतर है कि आप उसको खुद पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि आपके ज्योग्राफी में और इकोनॉमी में, इसमें तो आपको चाहिए वीडियो। इकोनॉमी में क्या करेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इकोनॉमी में सबसे बेस्ट अभी तक जो चलता है वो मृणाल का वीडियो है। मृणाल सर के जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं इसके केस में, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप हिंदी मीडियम में क्या करना है, एक बुक है रमेश सिंह, ये बहुत मोटी बुक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्या ये पढ़ें, तो आंसर है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत का क्या मतलब है, थोड़ा बहुत का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ें इसके। अब बोलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, इसके वीडियो आएंगे तो आप वहाँ देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दूँ, बैंकिंग जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग, ठीक है। उसके बाद आपको मॉनेटरी पॉलिसी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बैंकिंग में आप मॉनेटरी पॉलिसी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन वाला मिल जाएगा आपको इसी में भी, इन्फ्लेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कर टैक्स जो है टैक्सेशन वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया। और इकोनॉमी के लिए आपको एक और चीज़ करना है, करंट अफेयर्स के वीडियोज़ जो आते हैं ना वीकली वाले, ये आपको पढ़ना है। और कंपाइलेशन, ये मंथली कंपाइलेशन आप सब में ऐड करना है आपको, क्योंकि ये मंथली कंपाइलेशन और कुछ नहीं है, ये मंथली कंपाइलेशन आपका रिलेशन है प्लस, किसका रिलेशन है, ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत प्लस में करंट का, ठीक है, परंपरागत प्लस में करंट का ये रिलेशन है। और ये रिलेशन आपको कैसे आएगा ये रिलेशन आपको जब ये पढ़ेंगे तो आप इसके कंसेप्ट, इसके परिप्रेक्ष्य में सोचिए कि जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा यूपीएससी, सपोज कि यूपीएससी आपने पढ़ा, यूपीएससी आप भी जानते हैं संवैधानिक संस्था है, या कैग पढ़ा आपने, ठीक है, या प्रेसिडेंट पढ़ा, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, कैग पढ़ रहे हैं, यूपीएससी पढ़ रहे हैं, या संसद पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट, तो आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना तो आप देखिए कि क्या इससे जो करंट अफेयर्स है उससे कोई लिंक हो रहा है। जैसे संसद, यहाँ से कोई पढ़ लिया आपने, देखा कि लिखा कि यहाँ पर कि भारत में आया नया अध्यादेश, राष्ट्रपति के राष्ट्रपति द्वारा लाया गया आदेश, राष्ट्रपति द्वारा
लाया गया अध्यादेश, इस तरह से कोई टॉपिक आ गया सपोज कीजिए करंट में, तो आप देखेंगे अध्यादेश कैसा है, 1 2 3 में दे रखा है, अनुच्छेद 1 2 3 राष्ट्रपति की शक्ति है अध्यादेश लाने की। तो आपने देखा कि ये तो संसद का ही पार्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि संसद में क्या आता है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और हमारे राष्ट्रपति आते हैं। तो आपने देखा ये संसद से ही तो रिलेशन है इसका, ये डायरेक्ट हमारा किससे जुड़ा हुआ है, संसद से, यानी कि संसद वाले टॉपिक में ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो क्वेश्चन आता है ना यूपीएससी का, वो आपको डायरेक्ट हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना दे, यहाँ से दे दे ये करंट से, तो आप सोचेंगे कहाँ से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन वहीं से है उसी टॉपिक से, लेकिन आ क्या रहा है, करंट से लिंक होकर आ रहा है। तो यही जरूरी है आपको GS2 में और GS3 में जो मेंस का पेपर देते हैं वहाँ ये बहुत ज़्यादा जरूरी है लिंक करना। लिंक अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लिंक करते हैं कोई भी सब्जेक्ट को। आप सब्जेक्ट जैसे हो गया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उसको लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कृषक आंदोलन पढ़ा, कृषक आंदोलन, इसको ज्योग्राफी से कैसे लिंक करेंगे, ज्योग्राफी से ऐसे लिंक करेंगे कि जलवायु जो प्रदेश है हमारे, वहाँ पे कौन सा प्रदेश जो है वो कृषि के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यानी कि कहाँ पर हमारा जलोढ़ मिट्टी है, कहाँ की प्रकृति कैसी है, ठीक है। जैसे निचला प्रदेश जो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, वहाँ पर हमारी भूमि कैसे है, क्या कृषि के लिए उपयोगित भूमि है या नहीं। हिमालय प्रदेश में कैसे भूमि का विकास हुआ, वहाँ पर जो भूमि है वो कृषि योग्य इम्पोर्टेंट है कि नहीं। ये हमारा हो गया ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में। वैसे अगर पॉलिटी के परिप्रेक्ष्य में आता, वो कैसे होता, उसमें होता हमारा जैसे हमारे कृषि कानून लाया गया था, 3 कृषि कानून, उसको क्या हुआ, अभी उसको नामंजूर कर दिया गया, वो हटा लिए गए, ठीक है, वो केंद्र सरकार की तरफ से वो हटा लिया गया। तो कृषि कानून, कृषि बिल जो लाया गया उनके विषय में आप इसको पॉलिटी से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी से कैसे पढ़ सकते हैं रिलेट करके कि कृषि कानून लाने से जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताना है। प्लस में यहाँ से अगर ज्योग्राफी से लाना होता लिंक, तो कैसे लाते कि मान लीजिए किसी प्रायद्वीपीय पठार में अगर कोई जलवायु में किसी कृषि का विकास हुआ, तो वो कृषि का विकास किस आर्थिक स्थिति के कारण हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर मान लो हमने आलू उगाया या चावल उगाया, तो चावल हमारा निर्यात अगर होता है बासमती चावल किसी दूसरे देश में, तो उससे कितना हमारे देश का GDP में ग्रोथ आता है, ये आप अगर यहाँ से देख लेंगे। कितना इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, ये आप देख लेंगे। कितना इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे मजबूत होते हैं, ये देख लेंगे। तो इससे इकोनॉमी से रिलेशन हो गया। इससे आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेशन बना सकते हैं ऐसे ही करके, और यही होता है मेंस में लिखने का सबसे अच्छा तरीका। मेंस में आपको अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये होता है हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, और ये आपको तब आएगा जब आप सब्जेक्ट्स को समझ कर पढ़ते हैं। अगर आप समझ कर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, मेंस में आएगा आपको दिक्कत, और मेंस जब नहीं निकला तो कोई फायदा नहीं हुआ। बात समझ आ रहा है आपको, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो आप इकोनॉमी के लिए मैंने आपको बता ही दिया। वैसे आपको इन्वायरमेंट के लिए क्या पढ़ना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको शंकर IAS की बुक पढ़नी है, ठीक है, शंकर की। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम देखिए एक बुक आती है माजिद हुसैन की, ठीक ठाक बुक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कह सकती काफ़ी अच्छा है, लेकिन ठीक ठाक बुक है, चाहे तो आप ये पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम वालों को कंपाइलेशन पढ़ना चाहिए, प्लस में एक कोचिंग का नोट्स, इससे अच्छा है कोचिंग का कोई नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है, कोचिंग का कोई नोट्स पढ़ लीजिए। या तो आप इसकी जगह वीडियो नोट्स पढ़ सकते हैं, जैसे वीडियो से कोई नोट्स बना लिया, यूट्यूब वीडियो से ही बनाना है, आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं। पैसे का मतलब है अगर आप कोचिंग करना चाह रहे हैं तो आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, आपके ऊपर होता है क्या करना है आपको। उसके बाद इसके बाद आपको क्या करना है, करंट से लिंक करके पढ़ना है, ठीक है, करंट से करंट अफेयर से लिंक कर पढ़ना है। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जो नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं हमारे, वो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जयमंडल नीचे से, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कौन से स्पीसीज कहाँ पाया जाता है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। IUCN से क्वेश्चन आता है, IUCN रेड लिस्ट जो है, कौन सा इंडेंजर्ड है, ठीक है, कौन सा वल्नरेबल है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया इन्वायरमेंट से रिलेशन, ठीक है, तो ये आपको पढ़ते हुए चलना है इन्वायरमेंट इस तरह से। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने आपको बताया, आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको नितिन सिंघानिया की केवल और केवल इसी की बुक पढ़नी है, और ये आपको दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों मीडियम में मिलेगा। नितिन सिंघानिया से कुछ बाहर नहीं पढ़ना है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे ही बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो किसी के लिए नहीं बनेगा। बात समझ आ रहा है, कोई भी बाहर के ज़्यादा सोर्स नहीं पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ना है आपको बस। इसके बाद इसका क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट रिविजन है,
क्योंकि अगर ने भले ही पढ़ लिया, इसके नोट्स बनाएंगे आप पहले, उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट नोट्स में, उसके बाद इसका करेंगे रिवीजन, उसके बाद इसका करेंगे रिवीजन, उसके बाद इसका करेंगे मल्टीपल रिवीजन, उसके बाद मेमोरी से अपने याददाश्त से सोचेंगे फैक्ट्स को, उसके बाद इसको इनकलकेट करेंगे, यानी कि आप सोचना है आपको कि फैक्ट्स जो सोच रहे हो क्या वो सही है, वो आपको देखना है। ये टेक्निक्स आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि आपको कैसे याद करना है चीज़ों को, ठीक है। फैक्ट्स को आपको याद करना है, उसके बाद उस फैक्ट्स को सोच के देखना है कि क्या मैंने जो याद किया वो आपको याद है कि नहीं। अगर नहीं याद है तो रिविजन करें, याद है तो वेल एंड गुड, फिर इस पर क्वेश्चन लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इनके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या करना है, इसमें आपको करना है इसका एनालाइज। एनालाइज कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपने देखा 100 क्वेश्चन, 50 सही करने हैं, 50 गलत, गलत का मतलब छोड़ देने हैं, गलत मत कर देना 50, क्योंकि फिर कट ऑफ में नाम ही नहीं आना है। तो ये छोड़ देने, छोड़ने का मतलब ये है कि इस पे हमें 40 से 45 से 50 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, इस पे हम थोड़ा सा तुक्का एलिमिनेशन यूज करना है हमें 20 से 30 40 क्वेश्चन में, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको 85 प्लस क्वेश्चन तो टारगेट करना ही चाहिए। ये सबके लिए है, जिसका बहुत अच्छा एक्यूरेसी है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो उनके लिए यूपीएससी बनी ही नहीं है, उनके लिए तो कोई एक अलग ही संस्था आनी चाहिए। तो अगर 85 प्लस आपके अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें आपके 45-50 आपको सही आना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 40 से 45 अगर भी आपको नहीं आ रहा है ना, तो फिर आप समझिए कि आप थोड़ा सा मुश्किल में हैं, यानी कि आप हो सकता है क्लियर भी हो जाए एलिमिनेशन के मेथड से, अगर आपका अच्छा है एलिमिनेशन टेक्निक। या बहुत सारे टेक्निक होते हैं, क्रिटिकल स्टेटमेंट को हटाने वाला एक टेक्निक है, वो मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो सीरीज में कि कैसे करें उसको, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे एलिमिनेशन करें, क्या क्या ट्रिक लगाएं। ट्रिक का मतलब ये होता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता और ट्रिक लगाए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ जो सही होने की संभावनाएं होती है वो कम हो जाती है। ट्रिक वहाँ काम आता है जहाँ पर आपका कुछ बेसिक नॉलेज होता है, ठीक है। ये बात याद कर आपको चलना ही पड़ेगा कि आपको नॉलेज चाहिए ही चाहिए यूपीएससी में। तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपका क्या करना है, 100 क्वेश्चन है ना आपके, तो आप क्या करेंगे 100 क्वेश्चन में 40-45 सही करेंगे। सही कैसे करेंगे, हो सकता है आप पहली बार में कर ले या दूसरी बार में इसको दूसरे राउंड में कर ले, इसको आपको सही करना है, ठीक है। ये पेपर के समय पे नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी जो आपको रिवीजन करते हुए चलना है वो बता रहा हूँ। हो सकता है आपके इतने नहीं सही हो सकता है आपके 10 सही हो, ऐसा भी हो सकता है किसी के 5 ही सही हो, तो दिक्कत मत लेना। आपको अगर अभी दिक्कत हो रहा है इसका मतलब आपका रिवीजन में कमी है, रिवीजन नहीं किया आपने, और आपने शायद हो सकता है इसको पढ़ा नहीं ठीक से, ठीक है। फिर दोबारा उसको पढ़ना है, फिर जाके टेस्ट देना है, फिर नहीं आया फिर दोबारा देखो देखो 5 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं ना मान लीजिए 100 में से, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो अगर आपके 8 हो गए तो समझिए आप सही कर रहे हैं, 10 हो गए तो आप बेहतर कर रहे हैं। ऐसे कर करके आपका क्या होगा ना, वो टारगेट बढ़ता जाएगा, 15 20 25 30 ऐसे करके आप आ जाएंगे। मान लीजिए 50 क्वेश्चन है तो आपने 25 सही कर लिया, मान लीजिए 30 सही कर लिया, तो आप काफी अच्छे पोजीशन पे आ जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे आपका ये बढ़ता जाएगा, ये प्रैक्टिस सही जाएगा, ऐसे नहीं होना ये, ठीक है। तो अगर ये हमारा हो गया 40-45 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, उसके बाद आपको कॉपी बनाना है, ठीक है। एक नोट्स की कॉपी बनाना है। ये नोट्स कौन सी, ये नोट्स होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, इसका नोट्स बनाना है। नोट्स मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए ना, क्योंकि ये नोट्स आखिर समय में आपको यही काम आना है। जैसे बोलते हैं ना कि फैमिली में अगर कोई मरता है तो आखिर समय में क्या आता है, बेटा काम आता है। वैसे तो ये हमारा पितृ सत्तात्मक समाज का सोच है, बेटी भी तो काम आ सकती है। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर काम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो औपचारिकता नहीं है, वो आदमी वो अनिवार्य है, समझ आ रहा है। तो उसके केस में जैसे हमने यहाँ पढ़ लिया, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसके जो नोट्स बनाते हैं ना, वो नोट्स हमारा बाइबल की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे नोट्स बनाया तो हमने उतने क्वेश्चंस को इतने पेज में डाल दिया, यानी कि मान लीजिए 2020 का आपने पेपर का सॉल्व किया, आपसे नहीं हुए सॉल्व, फिर भी आपने नोट्स बनाया, नोट्स हो सकता है आपका 10 पेज का बन जाए, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं लेना है। 10 पेज का बना, बाद में उसको रिफाइन कीजिए, क्योंकि आपका पहला नॉलेज है तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, उसी में रिफाइन कीजिए। उससे आपका क्या होगा ना, आपका तैयारी मल्टी डायमेंशन होते जाएगा, हर एक टॉपिक्स आप वहीं पढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2016 का सपोज कीजिए मान लेते हैं, वहां से आपको आपने देखा कि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं,
मतलब 25 क्वेश्चन ऐसे मेरे को आते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, उन 25 क्वेश्चंस को, तो जो उस 25 क्वेश्चन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखिए केवल, ठीक है। बाकी जो 75 क्वेश्चन है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। वो आपके 3-4 पेज में लास्ट आ जाते हैं, ठीक है। ये 3-4 पेज के अगर मान लीजिए 3 से 4 पेज आप अगर पर पे हेड पे लीजिए, अगर 10 साल के बनाए तो 40 पेज, वैसे अगर 20 साल के बना लेते हैं तो आप 80 पेज। ये 80 पेज में आपके 20 साल के क्वेश्चन हो जाते हैं, 20 साल के क्वेश्चन। और यकीन मानिए 20 साल का अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है ना, तो आपने काफी सारा डाइवर्सिटी उसका पकड़ लिया है यूपीएससी का। वो कहीं से भी क्वेश्चन देगा, अगर वो ट्रेंड चेंज ना करे, ट्रेंड का मतलब है अगर वो कुछ ऐसा पेपर ना बना दे जो सबके लिए ही अलग हो, आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके रीच में होंगे, यानी कि आपको समझ आएंगे कि ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मैंने कहीं देखा है। इस तरह से क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कई बार कंफ्यूजन होता है ना, जैसे सुधारवादी आंदोलन है, हिस्ट्री में एक चैप्टर है, तो उसमें क्या है ना, काफी सारे नाम है, तो उसको याद करने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा, वो नहीं होते हैं ऐसे याद। कृषक आंदोलन है, इतने सारे हैं, वहाबी आंदोलन है हमारा, उसका सन्यासी आंदोलन कृषक आंदोलन में है, संथाल है, गोंड है, ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन है, ठीक है, पवना विद्रोह है, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो कैसे याद करें उन सबको, उन सबको याद करने का तरीका है, उन सबको आपको या तो निमोनिक्स बनाइए, निमोनिक्स बनाइए, या आप उसको याद कीजिए रटे, रटना इन द सेंस कि आपको उसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में आता है भाई, नहीं याद करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो ये चीज आपको समझकर चलनी है। तो ये आ गया आपका प्रीलिम्स में GS1 की तैयारी कैसे करें, उसके लिए मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दिया है, इसी पे आप अमल कीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप नोट्स मैंने बता ही दिया, आप बना लीजिए। और आप अगर इससे भी कुछ अलग करना चाहते हैं एडवांस, तो एक काम कर लीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के हैं, एक काम और कीजिए, CDS या CAPF, इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके 10 साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए, इसके भी नोट्स बना लीजिए। प्लस में ये हमारा सिविल सर्विस का तो नोट्स है ही, इन दोनों को अगर आप साथ पढ़ेंगे, आपका बायोलॉजी भी हो जाएगा यहाँ से, आपके बहुत सारे सेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। आपके CAPF में जो क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, मैथ्स आते हैं, इससे आपका CSET भी कवर होता जाएगा थोड़ा 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 थोड़ा। तो आपके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चन रीच में आ जाएंगे। कहाँ से क्वेश्चन देगा सोचिए आप, उसी बुक से देगा ना, बुक से कितने तरीके से देगा, सारे तरीके तो हमने यूपीएससी के हर एक पेपर देख के कवर कर ही लिए ना। अगर आप उसको रिवीजन कर रहे हैं तो आपके कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होना, कम से कम वो क्वेश्चन तो नहीं गलत होंगे जो पेपर जो बुक से आए हैं। हाँ, करंट अफेयर्स क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो करंट अफेयर्स का मैं स्टडी बताऊंगा कैसे आपको वो तैयारी करना है, उसकी स्ट्रेटेजी होती है। उसके लिए आपको मैगजीन्स तो पढ़कर ही चलना है, मैगजीन्स आपको मल्टी बार मल्टी डायमेंशनल उसको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए लिंक करके, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, उसको लिंक करके पढ़ते जाना है और रिवीजन करना है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वेट कीजिए, हम जल्दी ही बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो डालने वाले हैं, आप उसको कंटेंट को देखना। हमने ऑलरेडी एक पासे पे वीडियो डाल रखा है, वो भी आप देख लीजिए, कंटेंट का क्या लेवल है। आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम हर एक टॉपिक पे लाएंगे जो आपका ट्रिक्स प्लस में कंसेप्ट बिल्डअप करेगा। इसके बाद हम GS1, GS2, GS3 और GS4 पे अलग अलग सीरीज लाएंगे, GS3 और GS4, ठीक है। ऑप्शनल कवर करूंगा मैं PSIR, ये हिंदी में होगा, याद रखना है, हिंदी में होगा PSIR, जिसमें हम पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझ लेंगे थोड़ा सा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत राजनीतिक चिंतन बताऊंगा, भारतीय राजनीतिक चिंतन, जिसमें हमारा कौटिल्य पढ़ लेंगे, हम MN रॉय पढ़ लेंगे, ठीक है, गांधी पढ़ लेंगे ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पढ़ेंगे, जिसमें हम रूसो पढ़ लेंगे, ठीक है, सबसे पहले हमारे रूसो पढ़ेंगे। उसके बाद हम अरस्तु पढ़ लेंगे, प्लेटो पढ़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम काफ़ी सारे टॉपिक्स है, मिल है, बेंथम है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सारी क्लियर करेंगे। तो धीरे धीरे इसमें वीडियोस आएंगे, GS1, GS2 इन सब पे एक एक करके वीडियो आएंगे, जैसे यूनिट वाइज आएंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, इस पे वीडियो आते जाएंगे, यूनिट 3 इस तरह से आएगा, यूनिट 4 इसमें भी ऐसे ही आएगा, यूनिट 1, यूनिट 2। इससे क्या होगा ना, आपका तैयारी तो होगा, बिल्कुल सही डायरेक्शन में होगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम तैयारी करते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारा सिलेबस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आप भी महसूस किए होंगे कि आपने मेंस का तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता होगा सिलेबस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप यूनिट वाइज तैयारी नहीं कर रहे ना। यूनिट वाइज तैयारी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिससे आपको लग तो रहा है कम से कम 50% सिलेबस हुआ, 75% सिलेबस हुआ। तो ये आपको साथ साथ करते चलना है, धीरे धीरे वीडियो आएंगी,
आप अभी कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे चैनल पर ही आप पढ़ें। अभी आप जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ठीक है। हमारे चैनल पर भी वीडियो आएगा, उसको भी देखना है आपको। चीज़ें क्योंकि एक कहावत है ना, जहाँ से ज्ञान मिल रहा है बटोर लो। ये मत देखो कहाँ से मिल रहा है। देखिए, स्वार्थी बनिए आप, ऐसा मत सोचिए कि अगर आप मान लीजिए दृष्टि IAS में पढ़ रहे हैं तो विकास देव कीर्ति जो सर हैं उनके आप भक्त बन जाइए। अंधभक्त नहीं बनना है किन्हीं का भी, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहेंगे ऐसा बने आप। एक्चुअली में आपको स्वार्थी बनना चाहिए। स्वार्थी इन द सेंस क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप स्वार्थी बन रहे हैं, अपने लिए थोड़ा सा सोच रहे हैं उस समय, यानी कि यूपीएससी के समय आपको अपने लिए सोचना है, ये नहीं कि आप यूपीएससी क्लियर करके भी अपने लिए ही सोच रहे हैं। आपको अपने लिए इसलिए सोचना है क्योंकि आप अगर अपना खुद का तैयारी नहीं कर पा रहे तो आप दूसरे को क्या बताएंगे। तो आपको खुद के लिए बनाना है। आपको सर की प्रशंसा या सर या किसी और की प्रशंसा करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको खुद की तैयारी अच्छे करना है, ठीक है। खुद की तैयारी पे फोकस करना है, ये आपको याद रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए।